हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इकोनॉमिक के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होता है। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राज्य सरकारों की आय के साधन बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राज्य सरकारें हैं, यहाँ पे आपको राज्य सरकारों की आय के साधन बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्ष कर है और जो अप्रत्यक्ष कर है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकविद को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोकविद है, यहाँ पे आपको लोकविद को परिभाषित करना है, यानी कि लोकविद की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिशील कर की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रगतिशील कर है, यहाँ पे आपको प्रगतिशील कर की व्याख्या करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, कर किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कर किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको कर के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कारारोपण के नियम क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि कारारोपण के नियम क्या है, यहाँ पे आपको कारारोपण के नियम बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है उसके क्या उद्देश्य हैं, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति के उद्देश्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिगामी कर व्यवस्था क्या है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिगामी कर व्यवस्था क्या है, यहाँ पे आपको प्रतिगामी कर व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विमुद्रीकरण को परिभाषित कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो विमुद्रीकरण है, यहाँ पे आपको विमुद्रीकरण की परिभाषा लिखना है। अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, साख का आधार कौन कौन सा है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि साख का आधार कौन कौन सा है, यहाँ पे आपको साख के आधार के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक दर से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक दर से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बैंक दर के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का परिमाण सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री है, यहाँ पे आपको कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों का परिमाण सिद्धांत स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो विनिमय के क्षेत्र है, यहाँ पे आपको विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंकों के कार्य बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक है उसके क्या कार्य होते हैं, यहाँ पे आपको बैंकों के कार्य बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देशांकों के लाभ एवं दोषों का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्देशांक है उसके क्या लाभ होते हैं और उसके क्या दोष हैं, यहाँ पे आपको निर्देशांकों के लाभ बताना है और उसके दोषों का वर्णन करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा मान क्या है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा मान क्या है, यहाँ पे आपको मुद्रा मान के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो ये जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, इसका आंसर आपको 250 शब्दों में देना होता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संघीय वित्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो संघीय वित्त व्यवस्था है उसे क्या आशय है, यहाँ पे आपको संघीय वित्त व्यवस्था के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय कर प्रणाली के गुण बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय कर प्रणाली है, यहाँ पे आपको भारतीय कर प्रणाली के गुण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संतुलित बजट के महत्व को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संतुलित बजट है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको संतुलित बजट के महत्व को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, करदान क्षमता को परिभाषित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो करदान क्षमता है, यहाँ पे आपको करदान क्षमता की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, करों के विवर्तन की प्रक्रिया बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो करों के विवर्तन है उसकी क्या प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको करों के विवर्तन की प्रक्रिया बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो
यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतीय कर प्रणाली के गुण बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय कर प्रणाली है उसके क्या गुण हैं, यहाँ पे आपको भारतीय कर प्रणाली के गुण बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है अनुपाती कर क्या है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपाती कर क्या है, यहाँ पे आपको अनुपाती कर के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है कर की विशेषता या लक्षण बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो कर है उसकी क्या विशेषता है या फिर उसके क्या लक्षण है, यहाँ पे आपको कर की विशेषता या लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रत्यक्ष कर के गुणों को समझाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्ष कर है उसके क्या गुण हैं, यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष कर के गुणों को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है लोक आगम का क्या अर्थ है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोक आगम है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको लोक आगम का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है आधुनिक समय में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आधुनिक समय में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि है, यहाँ पे आपको सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है मेरिट वस्तुएं क्या होती है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि मेरिट वस्तु क्या होती है, यहाँ पे आपको मेरिट वस्तु के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है मौद्रिक नीति किसे कहते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि मौद्रिक नीति किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको मौद्रिक नीति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है केंद्रीय बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो केंद्रीय बैंक है, यहाँ पे आपको केंद्रीय बैंक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है व्यापारिक बैंकों का महत्व बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापारिक बैंक है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको व्यापारिक बैंकों का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत तथा उसमें परिवर्तन की व्यवस्था कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत है तथा उसमें जो परिवर्तन की व्याख्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उच्च शक्ति मुद्रा के स्रोत बताना है तथा उसमें परिवर्तन की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है सूचकांक की सीमाएं बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो सूचकांक की सीमाएं हैं, यहाँ पे आपको सूचकांक की सीमाएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रेसम के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो ग्रेसम के नियम है, यहाँ पे आपको ग्रेसम के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है आयकर से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं एवं दोष को बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है कि आयकर से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले आयकर के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है और इसके दोष को भी बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है करारोपण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो करारोपण है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको करारोपण के प्रभाव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है करों के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि करों के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले करों के विवर्तन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विवर्तन के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है सार्वजनिक व्यय का उत्पादन वितरण और आर्थिक स्थायित्व पर प्रभाव व्यक्त कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सार्वजनिक व्यय है, यहाँ पे आपको सार्वजनिक व्यय का उत्पादन बताना है, वितरण बताना है और उसके आर्थिक स्थायित्व पर प्रभाव व्यक्त करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है किसी भी देश का केंद्रीय बैंक किस प्रकार साख नियंत्रण करता है, उसकी सीमाएं बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक किस प्रकार साख नियंत्रण करता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि किसी भी देश का केंद्रीय बैंक किस प्रकार साख नियंत्रण करता है, उसके बाद आगे आपको उसकी सीमाएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है साख की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए तथा साख सृजन की प्रक्रिया को समझाइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो साख है, यहाँ पे आपको सबसे पहले साख की अवधारणा को स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको साख सृजन की प्रक्रिया को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है किन्स द्वारा प्रतिपादित मुद्रा तथा कीमत के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो किन्स है, यहाँ पे आपको किन्स द्वारा प्रतिपादित मुद्रा तथा कीमत के सिद्धांत की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है फिशर के दृष्टिकोण और कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में क्या अंतर है स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो फिशर है, यहाँ पे आपको सबसे पहले फिशर के दृष्टिकोण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको कैम्ब्रिज दृष्टिकोण में अंतर बताना है और इन दोनों को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की विवेचना कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसमें मुद्रा की क्या व्यवस्था है, यहाँ पे आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है मुद्रा की परिभाषा दीजिए तथा उसके कार्यों का विवेचना
विवेचन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुद्रा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मुद्रा की परिभाषा देना है, उसके बाद आगे आपको उसके कार्यों का विवेचन करना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।